नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भाषण की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इसके ठीक उलट नीतीश कुमार जी जो राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर दे रहे थे, उनका भाषण भी खूब वायरल हो रहा है, लेकिन वो हास्य और मखौल और उपहास के दृष्टिकोण से वायरल हो रहा है। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने फिर से वही टेप रिकॉर्डर बजाना शुरू किया कि 2005 के पहले क्या था। पहले कुछ था जी, तो सब हम ही न कराए हैं। अब तो जब हम उधर थे तो वो तो कर ही दिए थे। अब पहले कुछ था, अब कोई निकलता था 7 बजे। उनका जो ये अंदाज है वो लोगों को खूब हंसाया। इसी बीच विगत 1 सप्ताह पूर्व सी वोटर, जिसके फाउंडर सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख हैं, उन्होंने एक सर्वे किया है और सर्वे का ये रिजल्ट है। कहता है, इस सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई। तेजस्वी को इस सर्वे में 41% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है, जबकि नीतीश कुमार को 18% लोगों ने पसंद किया। और यहाँ पर आप देखेंगे 18% लोगों ने पसंद किया है और ये 18%। तेजस्वी को 41% लोगों ने पसंद किया है। एक में इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि 15% लोगों ने प्रशांत किशोर को भी मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। यानी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच मात्र 3% का गैप है। सम्राट चौधरी को 8%, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, और चिराग पासवान, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले युवा नेता, इनको लोगों ने मात्र 4% ही पसंद किया। ये बहुत प्रचलित, इस पर बहुत बहस भी हुआ, आप लोग सब लोग जानते हैं। थोड़ा भाषण सुनिए तेजस्वी का, जो विधानसभा में इन्होंने दिया है। विश्व प्रसिद्ध प्रतिमान नेता कोई नहीं हुआ करता, कोई उल्टी किताब नहीं पढ़ता था, अपनी नाकामी को छुपाने वाले मुख्यमंत्री कोई नहीं था उस समय। तो ये इनका भाषण था। अब नीतीश कुमार जी का जरा भाषण सुनिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद भाई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ? इसे अगर बोल दिया है। ये भाषण इनका चिर परिचित है। वहीं आप अगर तेजस्वी का भाषण सुनिएगा तो उसमें उन्होंने बहुत जम करके प्रहार किया है। और प्रशासन इसको थोड़ा सुनिए। एक मिनट बैठिए ना अध्यक्ष महोदय। उस समय प्रशासन ने नहीं सुनी, कोई न्याय नहीं मिला। तो आप देखिए, हम नेता विरोधी दल 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें प्रमुख रूप से 3-4 बातों को आप समझ लीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। विधानसभा के वेबसाइट से का जो उनका विधानसभा का जो सोशल मीडिया
यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उससे मैंने आपको दिखाई है। इस तीनों कड़ी को जरा समझने का प्रयास कीजिए। आज मैं इसी को डिकोड करने का प्रयास करूंगा। ये सर्वे, नीतीश जी का भाषण और तेजस्वी के भाषण की इस चर्चा, मतलब अभी जो इनका भाषण वायरल हो रहा है और खूब चर्चा हो रही है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यशवंत देशमुख कौन है? यशवंत देशमुख एक सेफोलॉजिस्ट है। सी वोटर्स के नाम से सर्वे करते हैं, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल। इनके कुछ सर्वे सही भी हुए हैं, कुछ सर्वे गलत भी साबित हुए हैं। ओबियस है, सर्वे है, सब सही नहीं होगा और सब सही सब गलत भी नहीं होगा। राजनीति के जानकार और विरोध में जो दल हैं, कांग्रेस सहित अन्य, इन सबों का मोटे तौर पर मानना है कि यशवंत देशमुख, ये लोग बेसिकली गोदी मीडिया का ही एक्सटेंशन है और ये सब लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। आज मेरी कई लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि यशवंत देशमुख का यह जो सर्वे आया है, यह सर्वे बेसिकली प्लांटेड है, स्पॉन्सर्ड है और इसको बीजेपी ने कराया है। एक एंगल यह भी है, इसको थोड़ा समझते हैं। अब इसके मायने क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। मैं तेजस्वी के इस भाषण की कुछ विशेषताओं को भी बताऊंगा और इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि है उसको भी बताऊंगा और इस सर्वे के क्या मायने हैं इस पर बात करता हूं। पहली बात, इन दिनों जब आप बिहार में घूमिएगा तो मोटे तौर पर जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है उसमें आप पाइएगा कि एक लीडरशिप का पूरा वैक्यूम है। मतलब एक तेजस्वी के रूप में नेतृत्वकर्ता को लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है। इस बात में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ओबियस है। इस दोनों के अलावा, ठीक है, प्रशांत किशोर अभी प्रयास कर रहे हैं उनका, और उसमें ये समझने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर को लोगों ने इतना जल्दी 15% सराहा है। 15% लोगों ने इनको कहा है कि साहब ये एक चेहरा हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रशांत किशोर को ये 15% लोगों ने प्रशांत किशोर को। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं कि जमीन पर अभी लीडरशिप का पूरा वैक्यूम है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा एज सच न तो प्रोजेक्ट किया गया है और न ही बीजेपी में ऐसा कोई लीडर अभी एज ऑफ नाउ उभर रहा है या लग रहा है जो मुख्यमंत्री का कमान ले सके। वैसे बीजेपी अपने इस अंदाज के लिए जानी जाती है कि वो मुख्यमंत्री बनाने में चौंका देती है लोगों को। आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव के बाद प्रवेश वर्मा का नाम उछला, विधुड़ी जी तो चुनाव हार गए, रेखा गुप्ता का कहीं नाम नहीं था, ऑल ऑफ ए सडन उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में भी वही हुआ, मोहन यादव अचानक से नेपथ्य से आके मुख्यमंत्री बन गए, राजस्थान में भी वही हुआ। अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों में, आम आवाम में, समाज में एक नैरेटिव चल रहा है और ये नैरेटिव, मजेदार बात यह है कि इस नैरेटिव को कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चलाया है, इवन आरजेडी ने भी नहीं चलाया है। ये नैरेटिव स्वमेव सुओ मोटो सोसाइटी में चलना शुरू हो गया है कि इस बार बीजेपी किसी अगड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री का कुर्सी
सौंप सकती है। अब इसमें समझिए कि थोड़ा बीजेपी की परेशानी क्या है। बीजेपी अंदर से चाहती है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है या एनडीए को बहुमत आता है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और वो भी कोई अगड़ी जाति से बने। लेकिन समस्या यह है कि लालू यादव जी ने 90 के दशक में जो सामाजिक न्याय का यहां राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन चलाया, उसके बाद से कोई भी अगड़ी जाति का नेता यहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अगड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम उठाना चाहती है, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड जदयू। तो अब आपको लग रहा होगा कि साहब तो इस सर्वे से उसका क्या लेना देना है। यह सर्वे आम लोगों की जिनको राजनीति की थोड़ी समझ है, और मेरा अपना जो अभिमत है वो ये है कि ये सर्वे प्लांटेड है। कहिएगा क्यों? इसका दो कारण है। पहला कि इस सर्वे से बीजेपी एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। पहला शिकार करना चाहती है वो नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को यह बताना चाहती है कि साहब आपकी लोकप्रियता बहुत घट रही है, आपका पब्लिक में एक्सेप्टेंस बहुत घट रहा है, इसलिए आप स्वेच्छा से बोल दीजिए कि मेरा बहुत हुआ, अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है? क्यों बताया जा रहा है 41% तेजस्वी को? अगर ये प्लांटेड है तो तेजस्वी को इसलिए बताया जा रहा है ताकि इसके दो कारण हो सकते हैं, दो एंगल हो सकता है। पहला कि तेजस्वी बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाए, अति उत्साहित हो जाए, और अति उत्साह में जैसे साइनिंग इंडिया के बाद बीजेपी का हश्र हुआ था, तो ऐसी अति उत्साह में ये गलती भी कर बैठे और जो ये मेहनत करना शुरू किए हैं उसमें कमी भी आ जाए। आप देखिएगा कि जो बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फॉर दैट मैटर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसको एक तरफ आत्मविश्वास तो बढ़ाया जाता है, शिक्षक और उसके गार्जियन, लेकिन बार बार उसको बताया जाता है कि तुम्हारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी तैयारी में कमी है और मेहनत करो। तो एक तो एंगल ये हो सकता है कि इनको, जिसको एकदम देहाती भाषा में समझाइए कि फुला के कुप्पा कर दिया जाए, कि उसी आत्ममुग्धता की स्थिति में ये वही गलती कर बैठे जो कई बार राजनीतिक दल सर्वे को सत्य मान करके कर बैठते। बीजेपी का दूसरा एंगल यह हो सकता है, क्योंकि आप याद कीजिए कि हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यह कहते हुए सुने और दिखाए गए कि हम लोगों को तेजस्वी पर अटैक नहीं करना है, लालू यादव पर अटैक करना है। लालू यादव पर अटैक करने से उनका क्या तात्पर्य था? उनका यह तात्पर्य था कि बार बार लोगों को 2005 के पहले की कथित जंगल राज, कथित कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, कथित लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के जो सिनेरियो हैं उसकी याद दिला के डराया जाए। यहां गौरतलब यह है कि मान लीजिए कि जो बच्चे 2005 या फॉर दैट मैटर 2000 में जन्म लिए होंगे, तो जो 2000 में भी जन्म लिए होंगे अभी 25 साल के होंगे, तो उन्होंने तो लालू यादव को वो दौर नहीं देखा था। अच्छा या बुरा उसको जो भी एक्सपीरियंस उसको नहीं होगा। बीजेपी सहित एनडीए के अन्य दल, चाहे वो जदयू हो चाहे और कोई हो, बार बार इस चीज को लोगों के जहन में वो पिक्चर फ्लैशबैक में लाना चाहती है। इसलिए आप देखें नीतीश कुमार के भाषण में, नीतीश कुमार का जब भी भाषण आप सुनिएगा तो आप हमेशा यह पाइएगा कि उनका जो टेप है वो यहीं से बजना शुरू हो जाता है, यहीं से बजना शुरू हो जाता है। देखिए, जरा प्रेस वाले से पूछ लो, शाम के बाद में आई बच्चा है, इससे क्या जन्म हुआ?
इसे चुप करिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। समझ गए? यही नैरेटिव कि 2005 के पहले शाम कोई घर से नहीं निकलता था। तो ये आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां इनको 41% लोग बताने के लिए उतारू है कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाइए, वहीं दूसरी तरफ घुमा फिरा के नैरेटिव्स को वही 2005 के पहले ले जाना। तो बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री को यह एहसास दिला दिया जाए कि साहब आपकी स्वीकार्यता बिल्कुल कम हो गई है, आपकी लोकप्रियता अपने निम्नतम स्तर पर है, और जनमानस में वही दिखाया जाए कि साहब तेजस्वी आगे बढ़ रहा है, जान लीजिए। अब फिर वही कथित जंगल राज 2005 के पहले वाला आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पूरा ग्राउंड लेवल पर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है मुख्यमंत्री के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिपथ, और बीजेपी में स्टेट लेवल पर नेतृत्व की शून्यता को लेकर के, उसको भरना चाहती है ये सर्वे, और इस सर्वे का ही ये कोरोलरी है। अब थोड़ा सा आप आइए, एक और बात हम लोग करते हैं। तेजस्वी इन दिनों काफी आक्रामक है, थोड़ा मेहनत भी कर रहे हैं, इस भाषण से परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने जिस प्रखरता से यह भाषण दिया है, यह भाषण अगर आप सुनिएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब हो गया। एक बात हमको दुखद है कि आज ना मुख्यमंत्री जी ने हमारे पत्रों का जवाब दिया, ना ही आज हमारे वक्तव्य में यहाँ उपस्थित रहे। अध्यक्ष, कि हम लोगों ने इतना इन्होंने मुख्य रूप से 4 चीज पर अटैक किया, बहुत आक्रामक थे। और मैंने भी इतने दिनों सरकारी नौकरी में सेवा दी है और कई राजनीतिज्ञों को बहुत नज़दीक से देखा है। यह आरजेडी पार्टी के लिए एक सुखद अनुभूति के जैसा है। 4-5 बातें इन्होंने कही। पहला, कटाक्ष, दिलचस्प, चुटकीले किंतु चुभने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि 2005 के पहले क्या था। आप भी मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले इंजीनियर बन गए। 2005 के पहले कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पैर नहीं छूता था। 2005 के पहले यह विधानसभा भी नहीं था। 2005 के पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था। इन्होंने वापस, अब देखिए पूरा पैराडाइम कैसे शिफ्ट हुआ है। आप याद कीजिए कि लोकसभा के चुनाव में और 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी ने माई बाप A to Z का नारा दिया था, और वो सामाजिक न्याय और अगड़ी जाति सामंतवादी ताकतों के विरुद्ध बोलने से बचते थे। लेकिन इस भाषण में उन्होंने बहुत मजबूती से इस बात को रखा है। बिहार का आज 2000 इन्होंने इस बात को बड़ी मजबूती से रखा कि 2005 के पहले क्या था। तो लालू जी ने दबे कुचले, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित आदि को खटिया पर बैठाना सिखाया 2005 के पहले, ये था। इसके अतिरिक्त इन्होंने और बहुत सारी बातें आंकड़ों के आधार पर भी बताने की कोशिश की। मोहन गुरुस्वामी के किताब का कुछ रेफरेंस भी दिया गया, और मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आपसे बताया भी था, बजट के दिन बताया था कि इतना हाई तौबा मचाया जा रहा है। 1991 से लेकर के 2024-25 यानी 1991 से लेकर के 2024-25 तक प्रति व्यक्ति आय में बिहार 91 में भी अपने निम्नतम स्तर यानी पायदान में सबसे नीचे था,
और 2024-25 में भी सबसे नीचे। 1991 में जो बिहार का बजट था वह केंद्रीय बजट का 5 से 6% था, 2005 में भी 5 से 6% था, और 2025-26 का जो बजट पेश किया गया यह भी केंद्रीय सरकार के यानी भारत सरकार के बजट का 5 से 6% के बीच में ही है। अब परसेप्शन यह है कि आरजेडी में लोग इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, इन चीज़ों का कोई थिंक टैंक भी उनके पास नहीं है। लेकिन बहरहाल इस भाषण को सुनने से लगता है कि इसमें थोड़ी तैयारी वगैरह की गई, लेकिन एक दो चीज़ है जो अभी भी तेजस्वी को ठीक करने की आवश्यकता है। समय के साथ वो शायद ठीक भी हो जाए। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप ये समझिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अब दो तरफा कोलूजन होने वाला है, जहां एक ओर तेजस्वी है वहीं बाकी ओर सारे लोग हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कीजिएगा कि आइदर यू हेट तेजस्वी और यू लव तेजस्वी, बट तेजस्वी इज इन द सेंटर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल डिस्कशंस। या तो आप तेजस्वी के विरुद्ध में बात कीजिएगा या आप तेजस्वी के पक्ष में बात कीजिएगा, लेकिन इस बात से आज कोई नहीं इनकार करेगा कि तेजस्वी राजनीतिक परिचर्चा की धुरी में है। उन्हीं के चारों ओर ये चीजें घूम रही, एटलीस्ट अभी, हालांकि अभी 5-6 महीने का समय है। और नया एंट्रेंट ये प्रशांत किशोर जी है, नई एंट्री इनकी है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए आप देखिएगा कि कई बार प्रशांत किशोर जितना अटैक नीतीश कुमार पर करते हैं उससे कम अटैक वो तेजस्वी पर नहीं करते, इनफैक्ट तेजस्वी पर ज्यादा अटैक करते हैं। क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है वो ऐसे ही बन रही। एक वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जो इस बार यादव को नहीं लिया गया, मुस्लिम को भी नहीं लिया गया, तो एनडीए यह चाहती है कि नीतीश कुमार एम और वाई इसी की पार्टी बन के रह जाए और इसको कॉर्नर किया जाए। तेजस्वी के सामने चुनौती है कि इस एम और वाई बराबर लगभग 32% होता है। इस राज्य में सरकार बनाने के लिए कंफर्टेबली कम से कम 40% वोट चाहिए, और 40% वोट के लिए तेजस्वी के पास कम से कम 8% वोट और आना चाहिए। यह कहां से आएगा? क्योंकि यह एक तथ्य है कि कालांतर में तेजस्वी से दलित वोट छिटक गया, अति पिछड़ा ईबीसी ये पिछड़ गया, और विमेन वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीविका दीदी के कारण वह नीतीश कुमार के साथ चला गया है, नीतीश कुमार के साथ चला गया। इसीलिए देखिएगा कि तेजस्वी ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव किया है, जहां इस पर वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। और इस बार विधानसभा में जो दिया गया भाषण एकदम स्कैथिंग अटैक था कि लालू जी ने सामंतवादी ताकतों पर जो प्रहार किया उसका असर आज तक है, और ये एक तथ्य है, ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि लालू यादव का सामाजिक न्याय में किया गया काम आज भी बोलता है। अन्यथा दलित और कई एक पिछड़े अति पिछड़े उन सामंतवादी ताकतों के सामने खटिया पर नहीं बैठते थे। अभी हाल में मैं 3-4-5 दिन पहले पटना के नौबतपुर, विक्रम, दुल्हिन बाजार इलाकों में थोड़ा पब्लिक का मूड भांपने के लिए गया था। एक गांव है, उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं, विक्रम में। लोगों ने बताया कि ये वही गांव है जहां 90-95 तक अगर किसी अति पिछड़ा, इनफैक्ट वो कहार या कुम्हार का गांव था, उसमें कुछ लोग थे,
उसके जब रिलेटिव, उसके जब रिश्तेदार या शादी विवाह के लिए जो बरतुहार बोलते हैं वो लोग भी आता था, तो उसको घर के अंदर बिठाया जाता था, दलान में, चौकी पर, खटिया पर नहीं बैठता था। तो एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम बैल खरीदने के लिए या कुछ चीज खरीदने के लिए उसके यहां गए थे, तो हम उसके सामने लगा हुआ था, उसके घर पर खटिया लगा, तो हम बैठ गए। बगल से 3 4 5 अगड़ी जाति के लड़के गुजरे और बड़ा आंख तरेर कर देख रहे थे कि फलनवा कैसे ही खटिया पर बैठा दिया है। वो बेचारा बार बार हमको बोले कि आप अंदर आ जाइए, हम लोग अंदर बात करते हैं। तो बोले क्या हुआ? उसने कहा कि आप तो चले जाइएगा, लेकिन ये सब कल परसों आकर मेरे साथ मारपीट करेगा कि हम क्यों इसको खटिया पर बैठने दिए। ये स्थिति, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, ये समझने वाली बात है। तो बहरहाल अब देखिए तेजस्वी ने क्या शुरू किया काम। जहां इन्होंने दलित को साधने की बात की, सामाजिक न्याय का बात करके, वहीं मां बहन सम्मान योजना में 2,500 रुपया देंगे यह बात करके इन्होंने जो लगभग 6 करोड़ के आसपास महिलाएं अभी इस राज्य में वोटर है उसको रिझाने की बात कही है। महिला संवाद हो रहा है लगातार। मेरी कुछ नेताओं से बात हुई, एक महिला मोर्चा के नेत्री हैं वंदना यादव, वो तो पढ़ी लिखी महिला हैं और उनके पिता भी आरजेडी के बड़े वरिष्ठ विधायक और मंत्री रहे, स्वर्गीय महेंद्र यादव, उनकी पुत्री हैं। तो उनसे एक समारोह में मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने जो बताया कि किस ढंग से वो अपने इलाके में कटिहार वगैरह में वो काम कर रही है, बरारी विधानसभा क्षेत्र में, प्राणपुर वगैरह में उनके फादर का वहाँ पर प्रभाव है। तो मैंने उनसे जस्ट पूछा कि उन इलाकों में आरजेडी क्या कर रही है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग महिलाओं से संपर्क करके इस माई बहन योजना के बारे में बता रहे हैं, लोगों में उत्साह भी है। तो ये जो माई बहन योजना है, यह जीविका दीदी का काट हो सकता है। जीविका दीदी की संख्या कितनी है? तो लगभग 11-12 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप है। एक ग्रुप में करीब 10 से 15 होता है, तो आप मान करके चलिए कि लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं जीविका में हैं। तो 6 में 1.5 घटा दीजिए तो 4.5 करोड़ महिलाएं तो अभी भी है। और अगर तेजस्वी ने इस, मान लीजिए जीविका को छोड़ देगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है नीतीश का, तो फिर भी ये 4.5 करोड़ में से अगर 2.5 करोड़ भी आ गया तो तेजस्वी का जो ये 32% का वोट है, इसमें लगभग 3 से 4% वोट तो बढ़ ही जाएगा, तो ये 36-37% हो जाएगा। अब आइए एक और बात आपके साथ करते हैं। आप सब लोग को मालूम है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ युवा बिहार से माइग्रेट करके दूसरे राज्य में जाते हैं। अब इस वर्ग में प्रशांत किशोर ने एक उम्मीद की लहर, उम्मीद की किरण जगा दी है, और ये बार बार ये कहते हैं कि इस बार जो लोग छठ में आएगा वो लौट के नहीं जाएगा, उसको हम रोजगार ही देंगे। तेजस्वी ने इसको साधने के लिए, बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए एक युवा संवाद का कार्यक्रम भी किया है, और उसमें बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। तो तेजस्वी की इस पर भी नजर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सब इनको वोट देगा, इनको प्रशांत किशोर को वोट देगा, लेकिन एक चीज तय है कि जो ये पलायन किया है ना, यह बीजेपी और जदयू यानी एनडीए गठबंधन को तो वोट नहीं देगा। इसके खिलाफ बहुत आक्रोश है, इन लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त आक्रोश है। अब इस आक्रोश की वजह से एक और बात आपको बता दें, हो सकता है आईबी ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट यह दी है कि ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक बहुत बड़ा फौज है यहां अनएम्प्लॉयमेंट का, इसमें करीब 2 से 2.5 करोड़ जो यंग लड़का बेरोजगार है, ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी से यहां पर काम करना शुरू कर दिया। देखिए, आप
इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि बिहार में पलायन की घनघोर समस्या है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इसको सरफेस पर ला दिया है, यह पूरा वोट सरकार के अगेंस्ट जाएगा। तो आईबी ने कहा है कि अगर ये चुनाव नवंबर या दिसंबर में होंगे तो इस वोट का नीतीश कुमार के अगेंस्ट यानी एनडीए के अगेंस्ट जाना तय है। इसलिए बीजेपी की सरकार केंद्र में या यहाँ भी जो गठबंधन एनडीए की सरकार है, ये लोग इस बात पर बहुत सीरियसली विचार कर रहे हैं कि यह चुनाव मई या जून में करा लिया जाए। क्यों? क्योंकि मई जून में ये लोग लौट के आएंगे नहीं, लेकिन अगर नवंबर में कराया गया तो आपको याद है कि छठ और उस पीरियड में ये सभी इस बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबरर्स, माइग्रेंट मजदूर जो पलायन किए हैं वो लोग आ जाते हैं। और अगर वो लोग आ गए यहाँ और उन लोगों ने वोटिंग कर दिया 60-70%, तो नीतीश कुमार यानी एनडीए के गठबंधन के लिए बहुत घनघोर चिंता का विषय होने वाला है। इसलिए एक विचार यह भी किया जा रहा है कि इस पर चर्चा हो कि इसको देखा जाए कि क्या हम लोग इस चुनाव को थोड़ा और पहले करा सकते हैं कि नहीं। तो इस पूरे परिदृश्य को मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। सर्वे का क्या स्वरूप है, सर्वे का क्या हिडन एजेंडा है, नीतीश कुमार क्यों 2005 के पहले कुछ नहीं था, बार बार यही बोलते हैं। बीजेपी बार बार नीतीश को, तेजस्वी को नहीं, लालू यादव को क्यों टारगेट करता है, और तेजस्वी ने अपना वो पुराना A to Z और माई बाप वाला समीकरण छोड़ करके इन्होंने भी क्यों सामाजिक न्याय और इन चीज़ों पर अटैक करना शुरू किया है। इस पूरे राजनीतिक गणित को, इस पूरे राजनीतिक रणनीति को समझने का प्रयास कीजिए। पूरा एनडीए कुनवा अभी इस बात पर से लगा हुआ है कि तेजस्वी को कैसे हम लोग कॉर्नर करें। तेजस्वी के साथ 3 समस्या है, मैं वो बता के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली समस्या है कॉम्प्लेसेंसी। जब ये कभी उत्साह में आते हैं तो खूब काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। इनका पुराना 3-4 साल का देखिएगा ट्रैक रिकॉर्ड, तो रैली किए, कंपेन किए, मीटिंग किए, फिर अचानक से इनसे गायब हो गए, छुट्टी में चले गए। तो ये कंसिस्टेंसी का टूट जाना और कॉम्प्लेसेंसी में आ जाना, ये इनकी पहली कमजोरी है। दूसरी कमजोरी, तेजस्वी को अभी आंकड़ों पर, तथ्यों पर, अपनी वोकैबुलरी पर, अपने सेंटेंसेस पर और फोकस करना होगा। देखिए बिहार में क्या है कि बिहार का जनमानस उस नेता को बहुत स्वीकार करता है जो उससे उसी रूप में कनेक्ट कर जाए। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहा जाता है उनको। 26 साल वो रंगभेद नीति के खिलाफ जेल में बंद रहे, राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने एक बार कहा था कि इफ़ यू स्पीक द लैंग्वेज पीपुल अंडरस्टैंड यू विल हिट हिज माइंड, बट इफ यू स्पीक द लैंग्वेज पीपुल स्पीक यू विल हिट हिज हार्ट, एंड हार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द माइंड। आप उस भाषा में, उस तहरीर में, उस शैली में अगर बात करते हैं, जो जनता बात करती है जिस शैली से, तो आप उससे सीधे कनेक्ट करते हैं। यहां पर भाषण को लिख करके पढ़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तेजस्वी जब भी भाषण लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उनकी तारतम्यता टूटती है, वो बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में अटक जाते हैं। ये दूसरी कमजोरी को इनको ठीक करना हो। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि नेता की जो छवि बिहार में जनमानस में है वह सेल्फ ड्रिवन का है। अगर आप कहीं से और गाइडेड होते हुए प्रतीत होइएगा, या आपकी एक्सेसिबिलिटी, आपकी पहुंच, लोगों से आपका संवाद में कोई थर्ड पर्सन दीवार बन जाता है या फैसिलिटेटर बन जाता है, तो फिर ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसीलिए इस पूरे परिदृश्य को इस दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है।
फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।